मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, देखो, ग्रामीण अधिवास की समस्याएं। ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़े थे, जिसके प्रतिरूपों के बारे में पढ़ा। अगला है ग्रामीण अधिवास की समस्याओं के बारे में, जिसमें यहाँ पे 7 समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जिसकी पहली समस्या है, ग्रामीण अधिवासों में देखो कौन कौन समस्याएं होती हैं, वहाँ की रहने वाली जनसंख्या है, उस जनसंख्या को क्या समस्याएं होती हैं, तो उस अधिवासों की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहली समस्या है आवागमन के साधनों का अभाव, कि ग्रामीण क्षेत्र में यातायात के जो साधन है उन साधनों का अभाव पाया जाता है। यातायात के जो साधन है उन साधनों की कमी पाई जाती है। आवागमन के साधनों का अभाव, कि शहरी क्षेत्र की बजाय ग्रामीण क्षेत्र में यातायात के साधनों का अभाव पाया जाता है, बल्कि शहरी क्षेत्र में या नगरीय अधिवासों में इस प्रकार के जो यातायात के साधन हैं वो साधन अधिक पाए जाते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में यातायात के साधनों की कमी पाई जाती है, यातायात के साधन कम पाए जाते हैं। तो पहली समस्या है यातायात के साधन या आवागमन के साधनों का अभाव, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए आवश्यकता होती है, उन साधनों का अभाव पाया जाता है। दूसरा इसमें है स्वच्छ पेयजल का अभाव, कि पीने के लिए शुद्ध पानी या स्वच्छ पेयजल का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। स्वच्छ पेयजल का अभाव, शुद्ध पानी की शहरी क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कम हो पाती है या स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है ग्रामीण अधिवासों में, ये समस्या है। तीसरी समस्या आती है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, कि जो चिकित्सा सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो अस्पताल हैं, शहरी क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में उन अस्पतालों की संख्या भी कम पाई जाती है। साथ साथ उनमें जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उन चिकित्सा सुविधाएं या स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। चौथा इसमें आता है विद्युत आपूर्ति का अभाव, कि ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र के बजाय बिजली की आपूर्ति या विद्युत आपूर्ति भी क्या होती है, कम पाई जाती है या कम होती है, बल्कि शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अधिक होती है। पांचवा इसमें आता है रोजगार के अवसर नहीं, कि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर बाकी अन्य द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है, पंचम है आदि व्यवसायों की कमी पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ प्राथमिक व्यवसाय की उपलब्धता होती है, जो वर्तमान समय में प्राथमिक व्यवसाय बहुत ही कम क्षेत्र में या बहुत ही कम होते जा रहे हैं, या उसमें आमदनी की जो स्रोत है वो भी कम है। तो प्राथमिक व्यवसाय होने के बावजूद यहाँ पे क्या है, रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, बल्कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की यानी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण से यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। 3 प्रकार की बेरोजगारी में पहले यहाँ पे आती है पूर्ण बेरोजगारी के बारे में, दूसरी यहाँ पे आती है छिपी बेरोजगारी के बारे में, और तीसरी यहाँ पे आती है मौसमी बेरोजगारी के बारे में। यानी 3 प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है, यानी रोजगार के अभाव होने के कारण से यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है, जिसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण अधिवासों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें पूर्ण बेरोजगार यानी जिसके पास किसी प्रकार का कोई धंधा या किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, वो व्यक्ति पूर्ण रोजगार यानी पूर्ण बेरोजगारी है। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बेरोजगार है, जिसके पास न तो कृषि का साधन है, न तो कृषि कार्य है, न अन्य किसी प्रकार की कोई आमदनी है, किसी प्रकार का रोजगार है, तो वो व्यक्ति क्या है, पूर्ण बेरोजगार है। दूसरा इसमें आता है छिपी बेरोजगारी के बारे में, कि ऐसे लोग जो क्या है प्राइवेट सेक्टर में या तो लगे हुए हैं, जो कार्य करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। एक होता है मौसमी बेरोजगारी, कि जो मौसम के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध होता है, उसके बाद क्या है उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए चीनी मिलें हैं, उन चीनी मिलों में जब गन्ना उत्पादन होता है उस समय मजदूरों को क्या है रोजगार उपलब्ध होता है, उसके बाद उन्हें क्या है जब भी गन्ना समाप्त होता है तो रोजगार से वो हट जाते हैं, रोजगार नहीं मिल पाता उन्हें। तो ये 3 प्रकार की बेरोजगारी है, कि रोजगार के अवसर ग्रामीण जो अधिवास है उनमें नहीं मिल पाता है, तो 3 प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। छठी समस्या इसमें आती है सूचना एवं तकनीकी एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव। सूचना तकनीकी है, जो इंटरनेट संबंधी सेवाएं हैं, वो नगरीय क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती हैं, कम पाई जाती हैं। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधाएं अधिक होती हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं ये सुविधाएं कम पाई जाती हैं। सातवें इसमें आता है उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का अभाव, कि नगरीय क्षेत्र है, उस नगरीय क्षेत्र में जो तकनीकी संस्थान है या शिक्षण संस्थान है वो उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बड़े बड़े जो क्या है
कॉलेज वगैरह है, ITI है या अन्य जो तकनीकी संस्थान है, उन संस्थानों की अभाव पाया जाता है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, नगरीय क्षेत्र में ये सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानें पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से ग्रामीण अधिवासियों की 7 समस्याओं के बारे में पढ़ा कि ग्रामीण अधिवासियों में पाए जाने वाली जो जनसंख्या है या ग्रामीण अधिवासियों में निवास करने वाली जनसंख्या है, उसमें ये 7 प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं या उनके सामने 7 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जिसमें पहला हमने पढ़ा आवागमन के साधनों का अभाव, दूसरा हमने पढ़ा स्वच्छ पेयजल का अभाव, तीसरा हमने पढ़ा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, चौथा हमने पढ़ा विद्युत आपूर्ति का अभाव और पांचवा हमने पढ़ा रोजगार के अवसर नहीं होना, जिसके कारण से 3 प्रकार की बेरोजगारी के बारे में पढ़ा कि पूर्ण बेरोजगारी, दूसरा है छिपी बेरोजगारी, तीसरी है मौसमी बेरोजगारी। छठा हमने पढ़ा सूचना तकनीकी एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव और 7वीं समस्या हमने पढ़ी उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों का अभाव। ये सभी क्या है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनसंख्या है या ग्रामीण क्षेत्र के अधिवासियों के सामने आने वाली समस्याएं हैं। तो ये हमारे अधिवास जो ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ा उसकी समस्याएं, उनके प्रतिरूपों के बारे में, ठीक है, ये उनकी समस्याएं हैं। अब दूसरा अधिवास आता है नगरीय अधिवास के बारे में। दूसरा अधिवास आता है नगरीय अधिवास। तो नगरीय अधिवास देखो कौन सा अधिवास होता है, नगरीय अधिवास क्या है, नगरीय अधिवास किसे कहते हैं। तो नगरीय अधिवास की जनसंख्या है, इसमें निवास करने वाली जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर या गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है, लगी होती है। यानी इनमें निवास करने वाली जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है और पंचम व्यवसाय में शामिल होती है या उसमें संलग्न होती है या लगी होती है। तो वे अधिवास क्या कहलाते हैं, नगरीय अधिवास कहलाते हैं, जिसको अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से इसे परिभाषित किया जाता है। जिसमें अगला आता है इसमें इसकी विशेषताओं के बारे में, नगरीय अधिवास की विशेषताओं के बारे में कि नगरीय अधिवास की क्या विशेषता पाई जाती है। जैसे हमने ग्रामीण अधिवास की विशेषता पढ़ी, उसी प्रकार से अगला आता है नगरीय अधिवास की विशेषताएं। तो नगरीय अधिवास की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि यहाँ पे उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, कि नगरीय अधिवास में जनसंख्या का घनत्व है उच्च पाया जाता है यानी अधिक पाया जाता है। जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि घनत्व क्या होता है, तो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के बजाय जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है या अधिक पाया जाता है। दूसरे इसमें आती है त्वरित गतिशीलता, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अपने जो व्यवसाय है, अपने प्राथमिक व्यवसाय कृषि कार्य है या पशुपालन उसमें लगे होते हैं। लेकिन नगरीय क्षेत्र है, नगरीय जो अधिवास है उसकी जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे दिन भर क्या है गतिशील रहती है, अपने कार्यालयों में, अपने ऑफिसों में जो अपनी जो भी रोजगार है उस रोजगार में आना जाना यानी करती हैं। तो वो क्या है त्वरित गतिशीलता के बारे में। तीसरी इसकी विशेषता है पक्की सड़कें व पक्के मकान, कि नगरीय अधिवासों में, ग्रामीण अधिवासों में देखो कच्ची बस्तियाँ पाई जाती हैं, कच्चे मकान ही पाए जाते हैं। लेकिन यानी अधिकांश मकान कैसे होते हैं, नगरीय ग्रामीण अधिवास में कच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पे नगरीय अधिवास है, उस नगरीय अधिवास में सड़कें भी क्या होती हैं, पक्की होती हैं, तथा जो मकान भी होते हैं वो मकान भी कैसे होते हैं, पक्के होते हैं। यानी पक्के मकान और पक्की सड़कें पाई जाती हैं, ये भी एक नगरीय अधिवास की क्या है विशेषता है। चौथा इसमें आता है रोजगार की उपलब्धता, कि ग्रामीण क्षेत्र की बजाय नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ प्राथमिक व्यवसाय की बहुलता है, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र है या नगरीय अधिवास है, नगरीय अधिवासों में द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है तथा पंचम व्यवसाय अधिक है, यानी इनके रोजगार के अवसर ही अधिक पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बजाय नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक हैं। पांचवा इसमें आता है यातायात के सार्वजनिक व व्यक्तिगत साधन है, कि नगरीय क्षेत्र में सिर्फ सार्वजनिक साधनों की बहुलता होती है और वो भी क्या है बहुत ही कम पाए जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्र है उस नगरीय क्षेत्र में यातायात के जो साधन है वो सार्वजनिक साधन भी अधिक हैं तथा व्यक्तिगत साधन भी, यानी लगभग व्यक्तियों के पास साधन पाए जाते हैं। तो सार्वजनिक साधन तथा व्यक्तिगत साधन भी नगरीय अधिवासों में अधिक पाए जाते हैं। छठी विशेषता है उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा,
यानी उच्च तकनीकी जो शिक्षण संस्थान है, बड़ी बड़ी यानी स्कूलें हैं, उच्च शिक्षा के लिए स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, ITI है, अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान है, वो क्या है नगरीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। तो नगरीय क्षेत्र में और अच्छे क्या पाई जाती हैं, अस्पताल हैं, उनमें अच्छी सुविधाएं पाई जाती हैं। ये सभी क्या है नगरीय अधिवास की विशेषता है कि उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा नगरीय अधिवास में पाई जाती है। सातवां इसमें आता है 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना, यानी नगरीय अधिवास जिसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जो पहले भी आपको बताया कि नगरीय अधिवास उस अधिवास को कहते हैं, यानी उसकी विशेषता के बारे में पढ़े थे, उसको कहते हैं कि जहाँ पे 50% से अधिक जनसंख्या क्या है गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। जिसमें प्राथमिक कार्य जो व्यवसाय पढ़ेंगे तो उस व्यवसाय में पढ़ेंगे हम 5 प्रकार के व्यवसाय के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से जो नगरीय अधिवास है उस नगरीय अधिवास में 50% से अधिक जनसंख्या क्या होती है गैर प्राथमिक व्यवसाय या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी होती है, संलग्न होती है, जिसमें द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है और पंचम व्यवसाय में शामिल होती है। यानी मुख्य रूप से कृषि से जुड़ी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को छोड़कर अन्य क्रियाओं में क्या होते हैं लगे हुए होते हैं या शामिल होते हैं। तो ये भी एक क्या है नगरीय अधिवास की परिभाषा है। इसके बाद में अगली परिभाषा 8वीं परिभाषा इसकी जो विशेषता आती है कि सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, कि सामाजिक प्रगाढ़ता का यानी एक दूसरे की मेल मिलाप का इसमें क्या पाया जाता है अभाव पाया जाता है, एक दूसरे के सहयोग की भावना इसमें कम पाई जाती है। बल्कि जो ग्रामीण अधिवासों के बारे में मैंने पढ़ा था तो ग्रामीण अधिवासों में इस प्रकार की समस्या जो प्रकार पड़े थे तो उनमें इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक पाई जाती है, बल्कि नगरीय क्षेत्र में क्या है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव पाया जाता है, यानी सामाजिक प्रगाढ़ता कम पाई जाती है। तो ये सभी क्या है नगरीय अधिवास की विशेषताएं है, जिसमें कितनी विशेषताओं के बारे में पढ़ा हमने 8 विशेषताओं के बारे में पढ़ा। ये सभी 8 विशेषताएं जो नगरीय अधिवास है उसमें पाई जाती हैं, या इसके अनुसार हम नगरीय अधिवास को क्या कर सकते हैं परिभाषित भी कह सकता है कि नगरीय अधिवास किसे कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जिनमें पाई जाती हैं उसे अधिवास को क्या कहा जाता है नगरीय अधिवास कहा जाता है। तो यह है नगरीय अधिवास तथा उसकी परिभाषा है। अब इसके बाद में है कि नगरीय अधिवास का भी क्या है अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है विभाजन किया जाता है, कि नगरीय जो बस्तियां हैं या नगरीय जो अधिवास है उस अधिवास को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन उसको वर्गीकृत करने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं या किन आधार पे नगरीय बस्तियों को या नगरीय अधिवासों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 4 जो कारक हैं जिन कारकों के आधार पे नगरीय बस्तियां हैं उनका विभाजन किया जाता है या नगरीय बस्तियों को बांटा जाता है, और उसके 4 ही भागों के बारे में पढ़ेंगे कि 4 भागों में उसको जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण के बारे में, कि नगरीय जो बस्तियां हैं उसका वर्गीकरण किसके आधार पे किया जाता है। तो उसके आधार के लिए यहाँ पे 4 मुख्य बिंदु हैं जिन आधार पे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। जिसमें पहला इसमें आता है जनसंख्या का आकार, यानी जनसंख्या के आकार के आधार पे जो भारत के नगरों के बारे में पढ़ेंगे, नगरीय अधिवास का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें हम इसके आधार पे पढ़ेंगे जनसंख्या के आकार के आधार पे ही हम भारत में नगरीय बस्तियों का प्रकार पढ़ेंगे या उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो पहला इसमें नगरीय जनसंख्या या जनसंख्या का आकार के बारे में। तो जनसंख्या के आकार के आधार पे जो नगरीय बस्तियां हैं उसका जो वर्गीकरण किया जाता है जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। लेकिन भारत के बारे में बता रहा हूँ कि भारत में जो नगरीय बस्तियां हैं उसका वर्गीकरण है कि जिन क्षेत्रों में 5000 से अधिक जनसंख्या तथा 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उस क्षेत्र को या उन अधिवासों को क्या कहा जाता है नगरीय अधिवास कहा जाता है। कि भारत में जनसंख्या के आधार पे या जनसंख्या के आकार के आधार पे जो नगरीय बस्तियों का विभाजन किया जाता है तो भारत में किस प्रकार से किया जाता है कि जिन अधिवासों में 5000 से अधिक जनसंख्या तथा 400 से या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं नगरीय अधिवास कहा जाता है। तो यह है नगरीय अधिवास के बारे में। अगला इसमें आता है मानव व्यवसाय के बारे में, कि मानव व्यवसाय के आधार पे या व्यवसायिक संरचना के आधार पे अधिवासी या नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो व्यवसायिक संरचना या मानव व्यवसाय के आधार पे भी नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अन्य जो देश हैं भारत के अलावा उन देशों में जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक जनसंख्या
गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, या उन बस्तियों को क्या कहा जाता है, नगरीय बस्ती कहा जाता है। लेकिन भारत में जिन क्षेत्रों में या जिन अधिवासों में 75% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, तो उन अधिवासों को भारत में क्या कहा जाता है, नगरीय अधिवास या नगरीय बस्तियां कहा जाता है। तो ये दो प्रकार है, पहला जनसंख्या के आकार के आधार पर पढ़ा, दूसरा हमने मानव जो व्यवसाय के आधार पर पढ़ा। अब तीसरा इसमें आता है प्रशासनिक ढांचे के आधार पे, कि जो इस नगरीय बस्तियां हैं उन नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है प्रशासनिक ढांचे के आधार पे भी किया जाता है कि भारत में नगर किस बस्ती को नगरीय अधिवास या नगरीय बस्तियां कहते हैं। तो प्रशासनिक ढांचे के आधार पे जिन क्षेत्रों में या जिन अधिवासों में नगर पालिका या छावनी बोर्ड जो पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को भारत में क्या कहा जाता है, नगरीय अधिवास या नगरीय बस्तियां कहा जाता है। यानी छावनी बोर्ड हो या कोई जो नगर पालिका हो उसमें, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, या उन अधिवासों को क्या कहा जाता है, भारत में नगरीय अधिवास या नगरीय बस्तियां कहा जाता है। चौथा इसमें आता है आवश्यक दशाओं के आधार पे, जो आवश्यक अन्य जो दशाएं हैं, जैसे किसी क्षेत्र में क्या है, जो मंडी वगैरह होती हैं, या कोई क्षेत्र ऐसा है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कोई क्षेत्र ऐसा है जो औद्योगिक नगर है जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, तो उनके आधार पे इसमें क्या किया जाता है, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र हो या कोई पर्यटन स्थल हो या पर्यटन क्षेत्र हो या कोई भी जो अन्य आधारभूत दशाओं के आधार पे उसको क्या किया जाता है, नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। यानी जिसमें पर्यटन क्षेत्र या औद्योगिक नगर हो तो उसे क्या कहा जाता है, भारत में नगरीय अधिवास या नगरीय बस्तियां कहा जाता है। तो ये यहाँ पे नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के बारे में है कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है, तो 4 आधार से किया जा सकता है। जनसंख्या के आकार के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा मानव के व्यवसाय या व्यवसायिक संरचना के आधार पे, तीसरा हमने पढ़ा आधारभूत जो प्रशासनिक ढांचा है उसके आधार पे, चौथा हमने पढ़ा जो आवश्यक दशाओं के आधार पे। तो 4 प्रकार के आधार पढ़े जिन आधार पे नगरीय जो बस्तियां हैं, इन नगरीय बस्तियों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे आता है नगरीय बस्तियों को जो भाग है कि भारत में जो नगरीय बस्तियां होती हैं उन नगरीय बस्तियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो भारत में नगरीय बस्तियों को जनसंख्या के आकार के आधार पे हमें भारत की नगरों की ये नगरीय बस्ती है या नगरीय अधिवासों को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। यानी जनसंख्या के आकार के आधार पे भारतीय जो नगरीय बस्तियां हैं उस नगरीय बस्तियों को क्या करेंगे, 4 भागों में विभाजित करके हमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। अब देखो आगे नगरीय अधिवासों के प्रकारों के बारे में कि नगरीय अधिवास है जो मुख्य रूप से आकार और उपलब्ध सुविधा तथा संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पे है। कि भारत में जो जनसंख्या के आकार के आधार पे हमने नगरीय जो अधिवास हैं, नगरीय अधिवासों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब कि नगरीय अधिवासों के उनमें जनसंख्या के या नगरीय अधिवासों के आकार के आधार पर है तथा उनमें जो उपलब्ध जो सुविधा है, संसाधन है या सुविधा उनके आधार पे तथा संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पे नगरीय जो अधिवास है मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जिसमें 4 भागों में हम पढ़ेंगे नगरे, महानगरे, सन्नगरे और वृहत नगर के बारे में पढ़ेंगे कि नगर क्या होता है, महानगर क्या होता है, सन्नगर क्या होता है और वृहत नगर क्या होता है। इन 4 के बारे में पढ़ेंगे जो नगरीय अधिवासों के प्रकार हैं। किसके आधार पर विभाजित किया जाता है, इनको आकार के आधार पर है तथा उनमें जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के आधार पर है तथा इसके अलावा उनमें संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। जो कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर। पहला हम पढ़ेंगे नगर के बारे में कि नगर क्या होता है, यानी कितनी जनसंख्या हो या किस क्षेत्र को हम नगर कह सकते हैं। तो इसमें नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो नगर जिस क्षेत्र में या जिन अधिवासों में 1 लाख से 10 लाख तक यानी 1 लाख से अधिक 10 लाख से कम जनसंख्या जिन क्षेत्रों में या जिन अधिवासों में पाई जाती है वे अधिवास नगरीय अधिवास कहलाते हैं या उन अधिवासों क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। और जिनमें यानी 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या पाई जाती है और जिनमें 50% से अधिक जनसंख्या है गैर प्राथमिक कार्यों में लगी हुई होती है या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, उन अधिवासों को क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। उन अधिवासों को हम क्या कहा जाते हैं,
नगर कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में राजस्थान राज्य के बीकानेर है, जिसे हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। वे सभी चीज़ें यानी जनसंख्या तथा उसमें जो व्यवसाय 50% से अधिक जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। तो ये है नगर के बारे में। दूसरा इसमें आता है महानगर के बारे में। महानगर जिस क्षेत्र में या जिन अधिवासों में 50 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जिन अधिवासों में 50 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उस अधिवास को महानगर कह सकते हैं या महानगर कहा जाता है। जो मुख्य रूप से किसी भी औद्योगिक जो क्या है केंद्र होते हैं, औद्योगिक जो क्षेत्र है या व्यापारिक है, प्रशासनिक है या शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं, यानी औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ हैं, प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं या जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, उनके केंद्र हो सकते हैं या उनके केंद्र होते हैं जिनमें 50 लाख से अधिक की जनसंख्या पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, महानगर कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे भारत में जोधपुर है, जयपुर है, ये इस प्रकार के क्या हैं, महानगर के कही जाने वाली श्रेणी में आते हैं, जिनमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या है और जो किसी भी व्यापारिक केंद्र या औद्योगिक केंद्र या प्रशासनिक केंद्र या फिर जो शैक्षिक केंद्र के क्या है गतिविधियों के केंद्र हैं। तो ये सभी क्या है। और इन्हें महानगर को और किस नाम से जाना जाता है, महानगर को मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी मेट्रो सिटी भी महानगर को कहा जाता है या महानगर का दूसरा नाम क्या है, मेट्रो सिटी है। कि मेट्रो सिटी किसे कहते हैं, तो जिसमें 50 लाख से अधिक की जनसंख्या हो। ठीक है। तीसरा इसमें आता है नगरीय अधिवासों के प्रकार में सन्नगर आता है कि जो महानगर है या जो नगर है वो नगर अपने क्षेत्र विशेष में यानी प्रगति करके जो चारों तरफ यानी बढ़ते हैं, जिससे कारण से वो एक दूसरे के जो सटे हुए होते हैं, तो एक दूसरे से जो अधिवास होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो उन अधिवासों के मिलने से बनने वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, सन्नगर कहलाता है। जैसे ग्रेटर लंदन है, जैसे दिल्ली गुड़गांव है, दिल्ली नोएडा है, ये सभी क्या है, इस प्रकार के उदाहरण है जो सन्नगर कहे जाते हैं। और सन्नगर जो शब्द है, इस सन्नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, या सन्नगर शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो पैट्रिक गिडीज के द्वारा किया गया था। कब किया गया, 1915 में। यानी 1915 में पैट्रिक गिडीज के द्वारा सबसे पहले सन्नगर शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो दो नगरों के मिलने से या दो नगरों के अधिवासों के मिलने से बनने वाले जो क्षेत्र होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टोक्यो है, ग्रेटर लंदन है, शिकागो है, दिल्ली नोएडा है, दिल्ली गुड़गांव है, ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं, सन्नगर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसके बाद में चौथा आता है वृहत नगर। वृहत नगर जिसके क्या कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मेगालोपोलिसी के नाम से भी जानते हैं तथा जिसे विश्व नगरी भी कहा जाता है। मेगालोपोलिसी या जिसे क्या कहते हैं, विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग या मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, जीन गोटमैन के द्वारा 1857 में किया गया था। यानी 1857 में जीन गोटमैन के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो मेगालोपोलिस शब्द है इसका प्रयोग किया गया था, जिसे वृहत नगर या जिसे क्या कहते हैं, विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए विश्व नगरी के या जो वृहत नगर है इसके उदाहरण दे, तो उदाहरण के लिए जैसे ग्रेटर लंदन है, टोक्यो है, कोलकाता है, पेरिस है, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है जिसे हमें विश्व नगरी या वृहत नगरी कह सकते हैं। तो ये हमारे नगरीय अधिवासों के प्रकार, जो उनकी जनसंख्या या उनके आकार के आधार पे तथा इसके अलावा उपलब्ध जो सुविधा है उन सुविधाओं के आधार पे तथा उनमें संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पे, जो कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है नगर, दूसरा है महानगर, तीसरा है सन्नगर और चौथा है वृहत नगर। तो ये हमारा है नगरीय अधिवासों के प्रकार। ठीक है। आज के लिए इतना ही बस।